Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor in Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this is my channel Explore Education, and I am continuously uploading many topics related to entire syllabus of education of BA, MA education, BEd, MEd, and for PG research scholar students. Okay, PhD research scholar students. So today I am here to discuss with you a very important topic, that is characteristics of scientific method. मतलब इस वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं क्या है। तो इस बार जो आपका नया सिलेबस आया है एमए सेकेंड सेम के सेकेंड जो पेपर है आपका EDU 507 एडवांस्ड रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन, उसमें इस बार शुरुआत उन्होंने क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड से की है, फिर उन्होंने क्वांटिटेटिव समझाया। तो आई थिंक ये पहली या दूसरी यूनिट का टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। वो कह रहे हैं कि क्या तरीके हैं, क्या विशेषताएं हैं वैज्ञानिक विधि की, क्योंकि रिसर्च की शुरुआत होने जा रही है। हम रिसर्च इसमें सीखेंगे कैसे करना है, कितनी तरीके की हैं, क्या पैराडाइम है, क्या फिलोसॉफिकल स्टांस है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं क्या हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिलेवेंट और बहुत यू कैन से इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो चार कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आपके सिलेबस में है, वही चार हम आपसे डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक मेथड रेप्लिकेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें वो प्रिसाइज होना चाहिए, उसमें फाल्सिफाइबिलिटी की क्षमता होनी चाहिए और पार्सिमनी होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड? द साइंटिफिक मेथड इज ए सिस्टमैटिक empirical process of inquiry used to acquire knowledge, test hypothesis and build reliable theories. वो कह रहे हैं कि वैज्ञानिक विधि जो है वो एक सिस्टम से चलने का तरीका है। इंपेरिकल प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी है, मतलब ऐसी इंक्वायरी जिसमें हम जो जो देख सकें, जो महसूस, मतलब जो हम यू कैन से सिद्ध कर सकें, जो आप जो एग्जिस्टेंस में हो। इंपेरिकल प्रोसेस है ना, मतलब ऐसे ही हवा में बात नहीं हो रही है। एंड यूज्ड, और यूज्ड होता है किसके लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए, परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिए और विश्वसनीय सिद्धांतों के निर्माण के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होता है। और वैज्ञानिक विधि ये है। इट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। अगर आप अनुसंधान करने जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये उसका कॉर्नर स्टोन है। इंश्योरिंग कंक्लूजन्स आर ट्रस्टवर्दी एंड जनरलाइजेबल। और ये इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि जो निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं वो विश्वास करने के योग्य हो और उनका सामान्यीकरण किया जा सके। तो ये 5 स्टेप हैं, किसी भी साइंटिफिक मेथड के होते हैं। हम लोगों ने ये बचपन से पढ़े हैं, जब हम साइंस इंट्रोड्यूस होती है क्लास 6-7 में, जब भी, तब से हम जानते हैं कि साइंस क्या होती है। वो जो साइंटिफिक मेथड, ये वही साइंटिफिक मेथड है कि वो ऑब्जर्व करने की क्षमता हो, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम और फेनोमेना। जब हम किसी घटना या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं तो ऑब्जर्वेशन के बाद ही तो करते हैं। तो पहला स्टेज हो गया ऑब्जर्वेशन। दूसरा, हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फॉर्मुलेट ए टेस्टेबल प्रिडिक्शन। हम एक माइंडसेट लेके चलते हैं कि इनके इनके बीच में कोई संबंध है या कोई संबंध नहीं है। फिर उसके बाद उस कल्पना का हमको परीक्षण करने के लिए आंकड़ों का संग्रह करना पड़ता है, डेटा कलेक्शन। गैदर इंपेरिकल एविडेंस, हम इंपेरिकल एविडेंस गैदर करते हैं, उसका कोई बेसिस होना चाहिए। फिर हम रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं ऑब्जेक्टिवली, क्योंकि यहाँ साइंटिफिक मेथड की बात है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिवली रिसर्च एनालाइज करेंगे। यहाँ क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव मेथड की बात हो रही है। और कंक्लूजन में हम एक्सेप्ट करते हैं या रिवाइज करते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं हाइपोथेसिस के। हालांकि और प्रिसाइज टर्म्स में बोलूं तो या तो रिजेक्ट करते हैं या रिजेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आप नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या तो रिजेक्ट करते हैं या रिजेक्ट नहीं करते हैं। हालांकि रिजेक्ट नहीं करने का मतलब एक्सेप्ट करना हुआ, लेकिन ये इसमें एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। तो या तो रिजेक्ट करेंगे या रिजेक्ट नहीं करेंगे या रिवाइज करेंगे, यही 3 संभावनाएं बन सकती हैं। 4 hallmark characteristics make the scientific method a rigorous and dependable tool for knowledge generation। यानी कि ऑब्जर्वेशन तो हो ही गया, हाइपोथेसिस बनाना, डेटा कलेक्ट करना, एनालिसिस करना और फिर कंक्लूजन पे निकलना, ये किसी भी वैज्ञानिक विधि की मुख्य विशेषताएं हैं और इनसे हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ रही है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। यही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, रेप्लिकेबिलिटी, फॉल्सिफाइबिलिटी, प्रिसीजन और पार्सिमनी। देखिए, रेप्लिकेबिलिटी का क्या मतलब होता है? जब आप साइंस में रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जिसको और दूसरे रिसर्चर्स भी उसको करके देख सकें कि भाई ठीक है, आपने ऐसा किया तो ये रिजल्ट आया, देखिए हम करके देखें रिजल्ट आता है कि नहीं। तो ये रेप्लिकेबिलिटी का मतलब दोहराना है ना,
Results can be reproduced by other researchers under the same conditions. हमने कंडीशन लगा दी, हमने इतना ताप रखा था, इतना दाब रखा था, ये मटेरियल इतनी इतनी मात्रा में डाला था। अगर हम ये कर रहे हैं और ये रिजल्ट आ रहा है तो आप करें, आपको भी ये रिजल्ट आना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक है। तो पहली विशेषता इसकी हो गई रेप्लिकेबिलिटी। रिजल्ट्स कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय अदर रिसर्चर्स अंडर द सेम कंडीशंस। व्हाई इट मैटर्स? ये मैटर क्यों करता है? इंश्योर्स फाइंडिंग्स आर नॉट ड्यू टू चांस, एरर और बायस। ये इसलिए जरूरी है कि ये सुनिश्चित करता है कि जो निकल के आ रहा है वो बाई चांस नहीं हो गया है, गलती से नहीं हो गया है, किसी पूर्वाग्रह की वजह से नहीं हो गया, बल्कि मैं कर रही हूं तो भी आ रहा है, आप कर रहे हैं तो भी आ रहा है। इसका मतलब और भी कोई कर रहा है तो भी आ रहा है, मतलब रिजल्ट जो स्टडी है वो रेप्लिकेबल है और जो मेथड है वो साइंटिफिक है। दूसरा ये कह रहे हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब हम जानते हैं कि प्रिसाइज होना। देखिए हम लोग हमेशा से साइंस के विद्यार्थी थे तो हम लोगों से कहा जाता था कि टू द पॉइंट चलिए। ये साइंस की खासियत है कि हमको कंसेप्ट्स, प्रोसीजर्स एंड मेजरमेंट्स आर डिफाइंड क्लियरली एंड एग्जैक्टली। मतलब हमको बिल्कुल न ज्यादा बोलना है, न कम बोलना है, सिर्फ उतना बोलना है जितने में वो स्पष्ट समझ में आ जाए। यहाँ पे मतलब कि विस्तार का कोई कंसेप्ट नहीं कि हम उसको लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, वही बात इधर से लिख रहे हैं, उधर से नहीं। प्रिसाइज रहिए, कंसेप्ट, प्रोसीजर और मेजरमेंट्स को आप क्लियरली और एग्जैक्टली डिफाइन कीजिए, दैट्स इट। व्हाई इट मैटर्स? ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि ये एम्बिग्विटी को कम करता है, यानी कि शक शुबहा की गुंजाइश कम करता है, एंड इनेबल्स एक्यूरेट कम्युनिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स। और ये सुनिश्चित करता है कि जो फाइंडिंग्स हैं वो अच्छी तरीके से उनका कम्युनिकेशन हो जाएगा। फॉल्सिफाइबिलिटी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है? अ क्लेम और हाइपोथेसिस मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग प्रूवन फॉल्स बाय एविडेंस। ये आपको इसके भी डिटेल में कभी हम लोग बात कर सकते हैं। कार्ल पोपर का ये कंसेप्ट है फॉल्सिफाइबिलिटी। देखिए जब ये सब बातें हो रही थी, बहुत पुराने थोड़ा समय की बातें हैं थोड़ा, तो उस वक्त मतान्धता और ये यू कैन से कि अंधविश्वास का भी बोलबाला था, है ना? तो कहा गया कि कैसे आप अंधविश्वास से विज्ञान को अलग करेंगे। अंधविश्वास जो होता है उसको कोई प्रूव नहीं कर सकता है ना, ना वो सही प्रूफ किया जा सकता है, ना गलत प्रूफ किया जा सकता है ना। जैसे हम कह दें कि हमारे भाग्य में ये लिखा है, ना आप उसको सही प्रूफ कर सकते हैं ना गलत प्रूफ कर सकते हैं, तो वो साइंस नहीं है। इसी से इन्होंने डिस्टिंक्ट किया साइंस को कि मान लीजिए फला ताप और दाप पे हमने ये मिलाया तो ये निकला, लेकिन हो सकता है कि कोई और उसको करके देखे तो कुछ और निकले। तो एक हजार लोगों में अगर एक आदमी का भी वो कुछ और रिजल्ट आ जाएगा तो इसका मतलब वो गलत प्रूफ हो जाएगा, तब ये साइंस है। कहने का मतलब ये कि अक्लेम और हाइपोथेसिस मतलब कि जिसको झुटलाए जा सकने की संभावना हो, जो यू कैन से कि एविडेंस के बेसिस पे, रिजल्ट्स के बेसिस पे गलत सिद्ध किया जा सके, वही विज्ञान हो सकता है। अक्लेम और हाइपोथेसिस मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग प्रूवन फॉल्स। वो कह रहे हैं कि कोई भी दावा या कोई भी परिकल्पना में ये योग्यता होनी चाहिए कि वो किसी एविडेंस के बेसिस पे अगर गलत साबित की जा सकती है तभी वो विज्ञान है। इसी को इन्होंने कहा है कि क्यों मैटर कर रहा है, क्योंकि ये सेपरेट करता है साइंटिफिक क्लेम को नॉन साइंटिफिक बिलीफ और स्पेक्यूलेशन। हम ऐसा सोचते हैं, जो आप सोचते हैं आप उसको ना सही साबित कर सकते हैं ना गलत साबित कर सकते हैं, इसलिए वो विज्ञान नहीं है। लेकिन किसी क्लेम या हाइपोथेसिस को अगर हम किसी रिजल्ट के द्वारा, किसी फाइंडिंग के द्वारा, किसी मेथड के द्वारा गलत साबित कर सकते हैं, तभी वो साइंस हो सकता है। और पार्सिमनी वो कह रहे हैं among among competing explanations, the simplest one with sufficient explanatory power is preferred। वो एक तो कह रहे हैं कि एकदम प्रिसाइज रहिए, मतलब एकदम एक्यूरेट रहिए, एकदम क्लियर रहिए, एकदम एग्जैक्ट रहिए। और पारसी के मनी कह रहे हैं कि अगर बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है तो वो चुनिए जो सबसे आसान, सबसे साधारण हो, सिंपलेस्ट वन, लेकिन उसके पास सफिशियंट एक्सप्लेनेटरी पावर हो। Why it matters? Avoids unnecessary complexity guided by Occam's razor। ये इनका एक हाइपोथेसिस है। तो वो कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, इससे आप अनावश्यक जटिलता से बच जाएंगे। साइंस होने के लिए उसकी चार मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? उसमें दोहराए जा सकने की क्षमता हो, उसमें वो गलत सिद्ध कर सका, कोई उसको गलत सिद्ध कर सके, ये उसमें योग्यता हो, बिल्कुल प्रिसाइज हो, बिल्कुल एग्जैक्ट हो, बिल्कुल क्लियर हो, और वो बिल्कुल भी अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन उसमें ना हो। सिंपलेस्ट वन विद सफिशिएंट एक्सप्लेनेटरी पावर, भी वो साइंस कहलाएगा। और यही चार साइंटिफिक मेथड की सबसे खास विशेषताएं हैं। एक एक को करते हैं। रेप्लिकेबिलिटी कह रहे हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ साइंस, यानी मैंने निकाला वो आप भी निकाल सकते हैं। रेप्लिकेबिलिटी मींस दैट द सेम रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन ए स्टडी इज रिपीटेड अंडर द सेम और सिमिलर कंडीशंस बाय द सेम और डिफरेंट रिसर्चर्स। वो कह रहे हैं रेप्लिकेबिलिटी उसको कहा जाएगा कि जब
एक अध्ययन को कई लोग सेम दिशा में सेम कंडीशन में रिपीट करें और सबका एक ही रिजल्ट आए। तो डेफिनेशन क्या है? स्टडी इज रेप्लिकेबल व्हेन अनदर रिसर्चर यूजिंग द सेम मेथोडोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट, सैंपल क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर्स ऑब्टेन्स सिमिलर फाइंडिंग्स इंडिपेंडेंटली। है ना, ये बात समझ में आ गई। अब टाइप्स क्या हो सकते हैं इसके? एग्जैक्ट या डायरेक्ट रेप्लिकेशन हो सकता है कि हमने सेम प्रोसीजर को सेम कंडीशन में किया। कंसेप्चुअल रेप्लिकेशन हो सकता है जब टेस्ट सेम आइडिया लेकिन डिफरेंट मेथड से किया। सिस्टमैटिक रेप्लिकेशन हो सकता है जब हमने वेरीज वन कंट्रोल्ड कंडीशन एट ए टाइम, यानी कि एक एक समय में हम एक एक दशा को नियंत्रित करते गए, मतलब उसका नियंत्रण वेरी करते गए। और एजुकेशनल रिसर्च में क्या है? जैसे इफ अ स्टडी शोज कोऑपरेटिव लर्निंग इंप्रूव्स अचीवमेंट इन मैथ्स, ए रेप्लिकेशन वुड टेस्ट दिस इन ए डिफरेंट स्कूल, डिफरेंट रीजन टू वेरीफाई जनरलाइजेबिलिटी। क्या मतलब इसका? कि अगर एक अध्ययन ये दिखाता है कि जब हम कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड से बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका अचीवमेंट मैथ्स में ज्यादा है, तो हम इसको दूसरे स्कूल में चेक करके देख सकते हैं, दूसरे रीजन में चेक करके देख सकते हैं, दूसरे विषय के साथ चेक करके देख सकते हैं, और अगर ये तब भी सही आए इसका मतलब कि ये जनरलाइजेबल है। तो क्यों ये मैटर करता है? क्योंकि ये टाइप 1 एरर से और रैंडम वेरिएशन से हमें बचाता है, ये साइंटिफिक नॉलेज एक्यूमुलेट करने में मदद करता है, ये फ्रॉड, बायस और फ्लॉड मेथोडोलॉजी से बचाता है, और किसी भी फाइंडिंग की एक्सटर्नल वैलिडिटी यानी कि जनरलाइजेशन की क्षमता को सुदृढ़ करता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब क्लियर, एक्यूरेट एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन, यानी कि प्रिसीजन रिफर्स टू द एग्जैक्टनेस, यानी कि एग्जैक्टली वो बताइए जो पूछा जा रहा है, एंड क्लैरिटी विद विच साइंटिफिक कांसेप्ट्स आर डिफाइंड, मेजर्ड एंड कम्युनिकेटेड, लीविंग नो रूम फॉर एम्बिग्विटी और वेगनेस। इस तरह से करने से क्या होगा कि वेग बातों की, अस्पष्ट बातों के लिए कोई संभावना नहीं रह जाएगी। कंसेप्चुअल प्रिसीजन का मतलब कंसेप्ट्स मस्ट बी, ये भी कई तरीके के हो सकते हैं ना, conceptual precision, measurement precision। तो कह रहे हैं concepts must be clearly defined before measurement. Example, intelligence needs a specific conceptual definition before it can be operationalized. देखिए, इंटेलिजेंस को तो कई तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, तो आपको अपनी ऑपरेशनल डेफिनेशन में बताना होगा कि यहाँ इंटेलिजेंस का मतलब ये है, अब आप उसको मेजर करिए, है ना। ऑपरेशनल डेफिनेशन स्पेसिफाइज exactly how a variable is measured, और मेजरमेंट प्रिसीजन में क्या होगा कि हम वैलिड रिलायबल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें जिससे कि मेजरमेंट एरर कम हो सके। तो अगर हम देखें कि प्रिसीजन क्या एक्यूरेसी से क्या अंतर है, मतलब समझ में आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि प्रिसीजन एक्यूरेसी है। ये कह रहे हैं प्रिसीजन बराबर कंसिस्टेंसी ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स, यानी कि बार बार हम उसको मेजर कर रहे हैं, बार बार हम उसको मेजर कर रहे हैं और उसमें कंसिस्टेंसी आ रही है। और एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है कि क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, यानी कि आप ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज हैं तो आप एक्यूरेट हैं। और अगर आप बार बार उसको नाप रहे हैं और वो एक बराबर मीनिंग दे रहा है, कंसिस्टेंसी बना हुआ है, तो वो प्रिसाइज है। बोथ आर रिक्वायर्ड, अ बायस्ड इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। वो कह रहे हैं दोनों की ही जरूरत है वैज्ञानिक विधि में। एक जो बायस्ड इंस्ट्रूमेंट है, मतलब उसमें कोई पूर्वाग्रह आ गया है, कोई दिक्कत आ गई है, तो प्रिसाइज तो हो सकता है क्योंकि बार बार वो मेजरमेंट आपको लगभग सेम देगा, लेकिन एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अब एजुकेशन रिसर्च में प्रिसिजन की क्या बात है कि इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट शोड इंप्रूवमेंट, स्टेट मीन पोस्ट टेस्ट स्कोर वॉज सिग्निफिकेंटली हायर देन प्री टेस्ट। यानी कि अगर आप कहें कि स्टूडेंट्स ने इंप्रूवमेंट दिखाया तो ये वेग बात है। जब आप कहेंगे कि स्टूडेंट का मीन पोस्ट टेस्ट स्कोर उनके प्री टेस्ट स्कोर से इस तरह से सिग्निफिकेंटली हायर है, तो आप प्रिसाइज हैं क्योंकि आप क्लियर भी हैं, आप एक्यूरेट भी हैं और आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद फाल्सिफाइबिलिटी, पोपर्स क्राइटेरिया फॉर साइंटिफिक डिमार्केशन। इसको आप साइंस कहेंगे, तो ये कह रहा है कि अ थ्योरी व्हिच इज नॉट रिफ्यूटेबल बाय एनी कंसीवेबल इवेंट इज नॉन साइंटिफिक। कार्ल पोपर ने कहा 1963 में, कहा कंजेक्चर्स एंड रेफ्यूटेशंस में। वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी सिद्धांत जिसको आप किसी भी घटना से गलत साबित ना कर सकें वो अवैज्ञानिक है, उसको आप विज्ञान नहीं कहेंगे। तो डेफिनेशन हो गई कि हाइपोथेसिस इज falsifiable if it is logically possible to conceive of an empirical observation or experiment that would prove it false. Falsifiability, falsifiability is not the same as being false. It means testable. falsifiability का ये मतलब नहीं है कि सब गलत है विज्ञान में। उसका मतलब है कि आप जो भी है आप उसको टेस्ट करके देख लीजिए, अगर गलत साबित हो जा रहा है तो इसका मतलब कि उसमें कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट की संभावना है और ये विज्ञान है। क्योंकि जो अविज्ञान है, जो विश्वास है, उसको आप गलत साबित नहीं कर सकते। बार बार यही मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो फाल्सिफाइबल वर्सेस नॉन फाल्सिफाइबल का एग्जांपल देख लीजिए। फाल्सिफाइबल का मतलब है कि बॉयज स्कोर हायर देन गर्ल्स ऑन स्पेशल रीजनिंग। तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं, हो सकता है किसी स्टडी में निकल आ जाए कि नहीं, बॉयज जो है वो गर्ल्स से लोअर स्कोर करते हैं। लेकिन नॉन फाल्सिफाइबल क्या होगा? एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन।
सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे एक कारण है। अब इस तरीके की बात को आप कैसे टेस्ट करेंगे? इसका मतलब ये विज्ञान नहीं है। और एजुकेशन रिसर्च में नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंस टेस्टिंग इज बिल्ट ऑन फाल्सिफाइबिलिटी। हमारा नल हाइपोथेसिस का बेसिस ही फाल्सिफाइबिलिटी है, क्योंकि हम कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस वेरिएबल। हम उसको जब साबित कर देते हैं कि नहीं देयर इज डिफरेंस, तो वो अपने आप रिजेक्ट हो जाती है। रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू रिजेक्ट, हमारा हमारा पर्पस यही होता है कि हम रिजेक्ट कर सकें नल हाइपोथेसिस को। वो बात दूसरी है कि कभी कभी रिजेक्ट नहीं भी होगी, हम उसको इंपेरिकल डेटा के बेसिस पे रिजेक्ट कर देते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। डिमार्केशन प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉपर प्रोपोज्ड फॉल्सिफाइबिलिटी टू डिमार्केट साइंस फ्रॉम स्यूडो साइंस, इसीलिए उन्होंने ये किया, ठीक है ना। फिर उसके बाद पार्सिमनी का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, मतलब कितने सिंप्लीफाइड तरीके से आप ये बता रहे हैं, कह रहे हैं एंटिटीज मस्ट नॉट बी मल्टीप्लाइड बियॉन्ड नेसेसिटी। जबरदस्ती आप उसको बोलते मत जाइए। पार्सिमनी का है मतलब लॉ ऑफ इकोनॉमी, मतलब कम से कम शब्दों में आप कैसे अपनी बात को सिंपलेस्ट तरीके से बता सकते हैं। यही है पार्सिमनी में, कोई विशेष यू कैन से कि समझाने वाली बात नहीं है। वो कह रहे हैं पार्सिमनी जो है ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं है, है ना। अवॉइड, बस हमको अननेसेसरी वेरिएबल, अननेसेसरी असम्पशंस को अवॉइड करना है। कॉम्प्लेक्सिटी रखनी है, लेकिन अगर उससे बेहतर तरीके से, उससे सिंपल तरीके से आप समझा सकते हैं, सिंपलर थ्योरी को माना जाएगा साइंस में। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप इसकी समरी देख लीजिए। रेप्लिकेबिलिटी का मतलब है कोर क्वेश्चन की क्या दूसरे भी इस रिसर्च को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। की कंसेप्ट इसका रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। वे वॉयलेशन है फाइंडिंग दैट ओनली अपीयर्स इन वन लैब एंड नेवर अगेन, और एक फाइंडिंग एक ही लैब में हुई, दुनिया के बाद किसी लैब में उसके बाद रिपीट नहीं किए जा सकी, तो उसको आप रेप्लिकेबल नहीं कहेंगे। प्रिसिजन का मतलब हाउ एग्जैक्टली आपने इसको डिफाइन किया है, इसका मतलब आपका ऑपरेशनल डेफिनेशन और मेजरमेंट एकदम पक्का होना चाहिए। स्टूडेंट्स इंप्रूव्ड, इसमें कोई डेटा नहीं लगा, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा, इसका मतलब ये प्रिसाइज्ड नहीं है। फाल्सिफाइबिलिटी का मतलब कि क्या इसको गलत साबित किया जा सकता है, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, एम्पिरिकल रिस्क है इसमें। ऑल चिल्ड्रन लर्न डिफरेंटली, ये अनटेस्टेबल है। लेकिन आप जब कहेंगे कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन रीडिंग स्कोर्स बिटवीन ग्रुप्स, तो ये टेस्टेबल है। पार्सिमनी का मतलब है कि क्या ये सबसे आसान भाषा में आपने इसका एक्सप्लेनेशन किया, अगर ऐसा है तो ये पार्सिमनी का इसमें कंसेप्ट है। तो ये इसका एक कंपेरेटिवली समरी हो गई। साइंटिफिक मेथड के ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। रेप्लिकेबिलिटी का मतलब कंसिस्टेंसी अक्रॉस स्टडीज। प्रिसिजन का मतलब क्लैरिटी ऑफ डेफिनिशंस एंड मेजर्स। फॉल्सिफाइबिलिटी का मतलब टेस्टेबल रिफ्यूटेबल क्लेम्स, और पार्सिमनी का मतलब सिंप्लिसिटी एंड एक्सप्लेनेटरी इकोनॉमी। तो पार्सिमनी ये सब के बारे में कि प्रेसिजन इनेबल्स रेप्लिकेबिलिटी, है ना। फॉल्सिफाइबिलिटी रिक्वायर्स प्रेसिजन। पार्सिमनी गाइड्स व्हिच फॉल्सिफाइबल हाइपोथेसिस टू टेस्ट फर्स्ट, मतलब ये चारों आपस में इंटर रिलेटेड भी हैं कि रेप्लिकेबल है तो प्रेसिजन, पार्सिमनी और फॉल्सिफाइबिलिटी सब रिपीट आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट भी कर रही हैं। ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स ये स्लाइड ये दिखा रही है ना। अब applying the 4 characteristics in education research, a researcher wants to study the effect of flipped classroom on academic achievement in BH students। अगर ये तय करना चाहता है तो आप देख लीजिए कि रिसर्चर डॉक्यूमेंट्स ऑल प्रोसीजर सब करेगा, सब बताएगा कितने सैंपल लिया, कैसे किया, कौन सी सैंपलिंग लगाई, कौन सा टेस्ट किया, तो दूसरा रिसर्चर दूसरे कॉलेज में उसको रिप्लिकेट कर सकता है। प्रिसिजन का मतलब कि फ्लिप्ड क्लासरूम को यहाँ ऑपरेशनली डिफाइन करेंगे। pre-recorded 15-minute video lectures viewed at home plus 45 minute in class problem solving sessions। तो आपको ये प्रिसाइज तरीका है बताने का। फ्लिप क्लासरूम में तो कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है ना। और फॉल्सिफाइबिलिटी का मतलब कि आप लेके चलेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन अचीवमेंट स्कोर्स बिटवीन फ्लिप क्लासरूम एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम ग्रुप्स, लेकिन जब आप रिजल्ट कर लेंगे तो आवाज को रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं देयर इज डिफरेंस। और पार्सिमनी का मतलब कि the researcher uses one independent variable and one dependent variable rather than middling a complex 10 variable model। confounds are controlled not multiplied। वो कह रहा है कि कम से कम जितना जरूरी है उतना आप लेकर चलिए, अननेसेसरी जार्गन नहीं करना है ना, भीड़ नहीं लगानी, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। ये हो गया आपका कॉमन वॉयलेशंस, कैसे हम इसको वॉयलेट कर सकते हैं और क्या कॉमन प्रैक्टिस है, आप इसको देख लीजिए। और की टेकअवेज क्या है, रेप्लिकेबिलिटी जो है वो क्यूमुलेटिव साइंस का बेडरॉक है। प्रिसीजन क्या है, वेग साइंस इज बैड साइंस है। फॉल्सिफाइबिलिटी क्या है, साइंस एडवांसेस बाय अटेम्प्टिंग टू डिस्प्रूव नॉट ट्रू। साइंस कब बढ़ता है, जब हम उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, तो नहीं, ना कि उसको सही साबित करने की कोशिश करते हैं। तो जब बहुत सारी रिसर्चेस अगर गलत साबित नहीं कर पा रही है, इसका मतलब कि वो ठीक है, और अगर गलत साबित कर दिया है तो इसका मतलब कोई नया सिद्धांत निकल के आएगा। और पार्सिमनी का मतलब है सिंपली explanations are stronger। Together, these 4 characteristics ensure educational research is trustworthy, meaningful and scientifically sound। ये 4 characteristics आपकी हुई, ये references and further reading है।
and this is all about science and scientific method and its four characteristics, which are very you can say interesting, and all of them are interrelated again, इंटररिलेटेड टू, सब आपस में एक दूसरे से जुड़ी भी हुई हैं और सब बड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं, और यही चार मिलकर किसी मेथड को साइंटिफिक मेथड बनाती हैं. ओके. So in this way, I have completed a very important and interesting topic for all the researchers and especially for PG education students. Okay. Thank you for watching.